जोशी और हम लोग हैं मरीन ड्राइव पर मुंबई में, और राज तिलक का कारवां मुंबई पहुंच चुका है। हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरीके से हवाएं चल रही है। यहाँ पर मरीन ड्राइव पे हवा काफी ठीक ठाक है, लेकिन राजनीतिक माहौल देखे तो वो इतना ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ आज खास मेहमान मुंबई शहर से यहाँ पर जुड़ चुके हैं। शिवसेना से है अनिल सिंह, MNS से है राजेंद्र शिरोडकर जो यहाँ पर उम्मीदवार भी है, शाइना NC एक जाना माना चेहरा बीजेपी का, हम जानते हैं सब लोग, बीजेपी की प्रवक्ता है, और हमारे साथ है समीर दलवाई, डॉक्टर समीर दलवाई जो NCP से यहाँ पर मौजूद है। कुल मिलाकर मुंबई में पंचरंगी मुकाबला होने जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि आमतौर पर यहाँ पर 3 प्रमुख कैंडिडेट हुआ करते थे, लेकिन इस बार हमारा गणित भी थोड़ा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। हम शुरुआत करेंगे शिवसेना से, क्योंकि एक जमाने में मुंबई शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है, मुंबई सिटी कॉस्मोपॉलिटन सिटी मानी जाती है। आप खुद अनिल सिंह शिवसेना के यहाँ पर पार्षद है। किन मुद्दों पर शिवसेना यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों पर शिवसेना यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेगी? शिवसेना ऑलरेडी सत्ता में है महानगर पालिका में गए कितने वर्षों से, और अच्छा काम माननीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इनके नेतृत्व में हमने पिछले 5 साल में भी करके दिखाया है। आदित्य जी के नेतृत्व में शिवसेना आगे चल रही है। महानगर पालिका में अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे काम हो रहे हैं। थोड़ी बहुत कमी दस्ती रहती है कहीं ना कहीं, लेकिन उन्हीं सब मुद्दों को लेके, डेवलपमेंट को लेके, विकास को लेके शिवसेना आगे जाएगी मुंबई में। गत कुछ दिनों पहले युति टूटी है, क्यों टूटी है, क्या टूटी है, सभी को पता है। तो वो मुद्दा भी कहीं ना कहीं मुंबई कर निश्चित रूप से अपने मन में रखते हुए इस बार भी चुनाव में शिवसेना को मत देगा। गठबंधन टूटा, ये मुद्दे पर शिवसेना यहाँ पर आगे बढ़ना चाहती है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से उद्धव ठाकरे भाषण में यही मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण एक चीज होती है, इच्छा शक्ति एक होती है, लेकिन जब एक लेजिटिमेट क्लेम होता है जहां मेरिट के आधार पे हर एक पक्ष चाहता है कि उनका पक्ष बढ़े, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अपॉलॉजी की आवश्यकता नहीं है। हमारे मोदी जी ने कल स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के प्रति आदर है, श्रद्धांजलि है, और हम कहीं नकारात्मक राजनीति में न जाते हुए जवाब आज सामने में दिया गया है। हमने अपना एजेंडा सेट किया है कि लोग आज चाहते हैं कि परिवर्तन के साथ प्रगति, प्रगति के साथ नेतृत्व, और नेतृत्व के साथ स्थिरता। जो ये मॉडल चाहते हैं, तो एक ढंग से देखने जाओ तो एक स्थिर सरकार जो केंद्र में मिला है आपको, वही सरकार जो आपको महाराष्ट्र में मिलने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को विश्वास रहेगा, और हम कदे उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अमीन पटेल जो कांग्रेस के यहाँ के विधायक है। इनका गठबंधन टूटा, उसके बाद तुरंत आपका गठबंधन भी टूट गया। अकेले चुनाव में उतरे इस बार आप। देखिए, गठबंधन की पॉलिटिक्स जब हम करते हैं तो उसमें पार्टी मिलती है, पार्टी टूटती है। हमारा गठबंधन तो 99 में भी नहीं था। कांग्रेस राष्ट्रवादी अलग अलग चुनाव लड़ी। इस बार 15 साल सत्ता में रहने के बाद गठबंधन टूटा है, फर्क है दोनों में। हाँ, फर्क है, मगर 25 साल से उनका गठबंधन था। 99 में उनकी सरकार थी, उसके बाद में तुलना तो है ही उसके अंदर। और इस बार कांग्रेस ने भी ये डिसीजन लिया कि अगर हम अलग एक बार जाकर के, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट जो होती है उसके बहुत सारे बंधन होते हैं, कुछ डिसीजन लेने में भी तकलीफ होती है। तो हम भी चाहते हैं कि एक बार महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हमको क्लियर, जो जनता जो क्लियर मैंडेट दे हमको, और हमें पूरी। ये बात आपको तब सूझी जब इनका गठबंधन टूटा, या पहले से आपने तय किया? नहीं, बातचीत चल रही थी, किसी वजह से रुकावट थी उसके अंदर, और रुकावट जब डेडलॉक ऐसी जगह पर आ गया कि जहाँ से कोई बात करने की जो सारे रास्ते टूट चुके थे, तो हमारा गठबंधन टूट गया उसमें। राजेंद्र शिरोडकर, आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार 2009 में मुंबई में आपने काफी धमाल मचाया था MNS ने। इस बार आपकी भाषा और इनकी भाषा एक जैसी लग रही है। दोनों यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पर विश्वास नहीं रखा जा सकता। नरेंद्र मोदी ये देश के प्रधानमंत्री है या गुजरात के प्रधानमंत्री है? नहीं, एक बात सही है कि मोदी साहब ने लोकसभा में नेतृत्व किया भाजपा का, और तभी लोगों ने उनको चुन के दिया। केंद्र में इनको स्थिर सरकार चाहिए थी, क्योंकि केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी वो कुछ काम नहीं कर पा रही थी। इसके लिए अभी के बारे में बताइए आप। नहीं, अभी महाराष्ट्र में हमारे नेता सक्षम हैं, हम मोदी जी का आदर करते हैं। केंद्र में एक बात होती है, राज्य में एक बात होती है। माननीय राज साहब का यही कहना है कि राज्य की जब भी बात होती है तो भी राज्य में राज्य की राजनीति अलग होती है और केंद्र में अलग होती है। और हम जो चल रहे हैं आगे, वो हमारी ब्लूप्रिंट पिछले हफ्ते रिलीज हो गई थी। हम विकास के मुद्दे पे चलेंगे। हम ऐसी राजनीति, जब भी बाकी के पक्ष जब भी राजनीति कर रहे थे
चुनाव हुए नहीं, उसके पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी बात चल रही थी। हम लोग विकास का मुद्दा लेके ब्लूप्रिंट की तैयारी में थे और ब्लूप्रिंट जनता के सामने हमने लाके दी और हम उसके ऊपर चलेंगे। ब्लूप्रिंट के साथ साथ बीजेपी की कैसे गलती है वो भी आप हर बार कैंपेन में बता रहे हैं। एनसीपी यहाँ पर हमारे साथ है। मुंबई शहर में तो आपका कहीं नामो निशान तक नहीं है, कांग्रेस थी इसके लिए आपका कुछ नामो निशान था, अब कहाँ से आपको वोट मिलेंगे? ऐसी बात नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि इस बार की जो चुनाव है ये महाराष्ट्र के लिए बहुत अलग चुनाव है और ये महाराष्ट्र के मुद्दे पे लड़ने वाले चुनाव है। वैसे तो हर बार हम राज्य की बात करते हैं, मगर इस बार जब हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र को एकत्रित रखने के लिए भी चुनौतियां दिख रही है और ये सब जो चुनौतियां हम देख रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे और ये अलग अलग तरह पे, तो ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए जो इतने सालों से सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र और पूरे देश में हर चीज़ को जानती हो और बिल्कुल ग्रास रूट से बिल्कुल दिल्ली तक जो हर राजकीय हर सोशल इकोनॉमिक स्टेट को जानती हो, और वो एक ही व्यक्ति हमारे पार्टी में है जो है माननीय शरद पवार के नाम पर। भ्रष्टाचार के बारे में ये जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप है, सर्टिफिकेट दे कांग्रेस एनसीपी की सरकार में सबसे ज्यादा आरोप अगर भ्रष्टाचार के लगे थे तो एनसीपी के मंत्रियों पर लगे। इतने सारे कांड, इसके बारे में उनका पीएचडी जरूर है। पिछले 20 सालों में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 5 साल इनके सरकार को महाराष्ट्र की जनता ने चुन के दिया और उन्हीं 5 साल में 3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, ये हम जानते हैं। उसके बाद अभी कर्नाटक में हाल ही में क्या हुआ ये मुझे फिर से बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन जिनके पास और कुछ मुद्दे है ही नहीं, जैसे विकास का जो बोल रहे पिछले 2 साल से बोल रहे हैं, उसके पहले सिर्फ धर्म एक ही उनके पास प्लान था इतने सालों तक, तो उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में दूसरों को बताने की जरूरत है। पहले हम लोगों से एक बार जानना चाहेंगे, क्विक पोल सबसे हम लेना चाहेंगे कि गठबंधन टूटना ज्यादा अच्छा है, आपके पास ज्यादा मल्टीपल चॉइसेस हो गए, 5-5 कैंडिडेट आपके सामने रहेंगे वो अच्छा रहेगा, या सिर्फ 2 कैंडिडेट आपके सामने थे वो ज्यादा अच्छा था? 5 कैंडिडेट चलो अच्छा है, लोगों को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो अच्छा रहेगा, ज्यादा चॉइसेस मिलेंगे। जी आपका सवाल जल्दी पूछिए। मेरा ये कहना है कि सरकार कुछ लोगों के लिए योजना लाती है, यानी झोपड़पट्टी में या एसआरए में, लेकिन उसमें लोगों को सचमुच सब लोगों को मिलता है कि नहीं, उसका एनालिसिस कैसा किया जाता है और इसके लिए ये सब लोग क्या करेंगे? एक मिनट, मुंबई में एसआरए की बहुत बड़ी समस्या है और एक हाथ सवाल लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है और लार्ज कंपनीज है, दे हैव बीन ड्रिवन आउट ऑफ बॉम्बे। तो क्या कारण है? पहले मैं इनके सवाल का जवाब जानना चाहूंगा क्योंकि उस पर काफी डिबेट चल रही है। महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, ये एक मुद्दा है। क्या ये मुद्दा आप मानते हैं कि ये सही है? आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं मानता हूँ, मेरे पास पूरा डेटा है इस वक्त कि आज नानो गुजरात में गया वेस्ट बंगाल से, मगर उसका भी प्लांट महाराष्ट्र के अंदर है। आज गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल बोल के जो मोदी जी ने लोगों को बताया, आज महाराष्ट्र स्टेट नंबर 1 है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पिछले सालों से 5 सालों में महाराष्ट्र में आया है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट नहीं कहती है, ये एसोचैम की रिपोर्ट कहती है, एसोचैम की रिपोर्ट कहती है। और शाइना जी आपके पास आएंगे, लेकिन पहले इनका कुछ आरोप है आप पर, क्योंकि आज के सामना में इन्होंने आरोप लगाया था कि आप गुजरात की मुख्यमंत्री यहाँ होती है और यहाँ से उद्योजकों को कहते हैं कि मुंबई खराब है, आप गुजरात में चलिए करके। रिसेंटली ये न्यूज आई है, रिसेंटली लोगों ने देखा है, मुख्यमंत्री गुजरात के उन्होंने कहा है इस मौके पे ये सूट नहीं करता है। सारा मुंबई की सारी जनता उस चीज़ पे नाराज है। शिवसेना अकेले ही नाराज नहीं है, मुंबई का हर वर्ग, हर समाज का हर तबका है उससे नाराज है कि इस तरह का स्टेटमेंट देके आप मुंबई को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं या पुरानी इच्छा वो याद दिलाना चाहते हैं। तो लेकिन इसमें क्या गलती है? अगर उनको सुविधा वहां पर ज्यादा मिलती है और अगर कोई जाना चाहता है तो उसमें क्या गलत है राजन? ये उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जो सुविधा महाराष्ट्र में अगर मिल सकती है वो महाराष्ट्र में सुविधा मिलती नहीं है। उनको गुजरात में अच्छी सुविधा के लिए मिलेगी, ऐसा आमिष दिखा के उनको उनके हमारे सब इंडस्ट्री दिखा के लेके जाते हैं। देखिए, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस और एनसीपी की जब सरकार थी तो आज आंकड़े बताते हैं कि 40% आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं रहा है, जो जवाब आपको चाहिए तो आप कह रही हैं कि गुजरात जाने वाले उद्योग आप यहाँ रोकेंगे। 40% इंडस्ट्री यहाँ से निकल गई है क्योंकि परेशान है भ्रष्टाचार के साथ साथ। कोई सिंगल शायरा जी आप क्या ये कहना चाहेंगे कि आपकी सरकार बनेगी तो गुजरात जाने वाले उद्योग रुकेंगे और महाराष्ट्र में रुकेंगे? बिल्कुल, जब राजनीति गुजरात जाने से आप रोकेंगे? बिल्कुल, और जब लोगों को विश्वास है कि सरकार उनके साथ है और
और उनके लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस देने वाले हैं, कोई रेड टेपिज्म नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। कुछ और सवाल हम लेंगे, कुछ और सवाल हम लेंगे यहाँ पर। जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि आप कह रहे थे कि आपके पास डेटा है, आंकड़े हैं, डेटा सारी दुनिया के पास भी सवाल है। पूछिए। सवाल ये है कि आप सिर्फ ये जवाब दीजिए कि जो 70,000 करोड़ आप लोग ने गायब कर दिए जो इरिगेशन स्कैम में, इरिगेशन स्कैम का आरोप आप पर लगा हुआ था, जिसको लेकर जी मैं उसके पहले आपका जवाब दूंगा। ये 70,000 करोड़ जो आप बोल रहे हैं वो पिछले 5 साल में नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। ये राइट फ्रॉम 1952 52 से जो चल रहा है ये उसका एक्सपेंडिचर है। उसमें से 30 उसमें से मुझे जवाब दीजिए, उसमें से 30-35,000 जो करोड़ है, 30-35,000 करोड़ वर गिवन इन सैलरी एंड एक्सपेंसेस, तो बचे अराउंड 30,000 अजीत पवार ने क्या कहा उसको लेकर सवाल था। कुछ और महिलाओं के कुछ सवाल लेंगे जी, कुछ महिलाओं के मुझे एक जवाब देना था जो इन्होंने कहा कि जी आपके पास आएंगे, पहले कुछ लोगों से भी सवाल पूछेंगे। जी आपको महिलाओं के लिए कुछ हाँ, महिलाओं के लिए कुछ सुविधा रखने वाले हैं क्या? अभी जो भी चुन के आएंगे तो वो कुछ रखने वाली होगी। महिलाओं के लिए कुछ सुविधा रखने वाली है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मुंबई का पूरा जो माहौल है वो काफी। एक बात बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र ये पहला राज्य है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, जहाँ पे 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है पंचायत समिति के लेवल पे। और लोकल लेवल चुनाव में आरक्षण दिया गया है। आपकी पार्टी क्या करेगी? और जब शोषण बलात्कार होते हैं तो आपके ही गृह मंत्री कोई बयान तक नहीं देता है। कन्विक्शन रेट 9% भी नहीं है, सबसे ज्यादा खराब हालत है महिलाओं की। आप डेटा उठा के देखिए गुजरात में। आपको तो गुजरात के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। चुनाव में आप बताते हैं गुजरात नंबर 1 है, तो गुजरात अमीन भाई मैंने गुजरात का जिक्र नहीं किया। आपका जो है आप लगातार प्रधानमंत्री बताते हैं गुजरात नंबर 1 है। अमीन भाई महाराष्ट्र के चुनाव है, महाराष्ट्र की बात करते हैं जी, बताइए। क्योंकि महाराष्ट्र में जो अपराध होते हैं औरतों के खिलाफ या बच्चों के खिलाफ, आप वकील भी है, आप मैं वकील हूँ, लेकिन ये अपराध जो होते हैं वो जानबूझ के किए जाते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। एवरी सिंगल डे हम लोग देख रहे हैं कि किसी के ऊपर रेप हो गया, किसी को मोलेस्ट किया गया, चाइल्ड ऑफेंसेस होते हैं। कन्विक्शन रेट इज ऑल्सो कन्विक्शन रेट काफी कम है यहाँ पर। हाँ जी, आपका सवाल। मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना जागती है, या फिर पिछले 5 सालों में आपके द्वारा किए हुए कोई भी ऐसे काम बताइए जिसका फायदा महाराष्ट्र की गरीब जनता को मिला हो, आम आदमी को मिला हो। आम आदमी को क्या फायदा हुआ? आप लोगों को चुन के दिया, उसका आम आदमी को क्या फायदा हुआ? जल्दी जवाब चाहेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए। शिवसेना का जो कार्य है वो आपने मुंबई में अगर आप देखें या महाराष्ट्र भर में देखें, शिवसेना 24 घंटा वैसे ही अवेलेबल है। शिवसैनिक पूरी तरह अवेलेबल है, ये लोग कहते हैं जी। 92-93 के दंगों से कहिए या आज तक ले लीजिए, शिवसेना हमेशा एक्टिव है। दंगों में एक्टिव है? दंगों के टाइम से कह रहा हूँ मैं, दंगों के टाइम से जी। दंगों के टाइम मुंबई को बचाया वो शिवसेना ने बचाया है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ जी, आगे 92 कहना चाहूंगा था ऐसा है कि ये जो पॉलिसीज बनाते हैं, ये रूल कर रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि बाकी एडिशनल जो चीजें वो इनको देनी है, इन्होंने दिया नहीं, सरकार को दे रही है, उनके पास जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। सवाल का एक ही जवाब है जी, पूछेंगे। आपके सवाल का जवाब है कि एज फार एज हमारी पार्टी है, हमारा पक्ष है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, अभी तक उनको कोई पावर दिया गया नहीं है, लेकिन लोगों के लिए विपक्ष के नाते भी काम कर सकते हैं आप। विपक्ष के नाते हम लोग जरूर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और आपको सबको बताना चाहता हूं कि 93 के जो दंगे हुए, इसमें मैं खुद अपेयर हुआ था शिवसेना के लिए, मैं खुद अपेयर हुआ था लोगों के लिए, और श्री कृष्ण कमीशन के सामने हम लोग ने बाजू में रखी थी आप सब लोग की। ये पुराना मुद्दा हो गया। आप सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे कि विपक्ष के नाते आपने क्या किया है वो बताएंगे? देखिए, पहले ये सवाल आपको इनको पूछना चाहिए जिन्होंने ये प्रदेश को बर्बाद किया है 15 पहले साल आपका में। जवाब दीजिए। एक मिनट, आप पूछ रहे हैं कि हमने क्या किया है। सकारात्मक रूप से जो हम सक्षम रूप से ऑपोजिशन नहीं थे तो आदर्श घोटाला जनता को पता चलता, सीचन घोटाला जनता को पता चलती, अपने जितने भी कन्विक्शन रेट की बात करते हैं, इनके गृह मंत्री ने इतने सारे केसेस में, बलात्कार के केसेस में उन्होंने बयान तक, कार्रवाई तक नहीं की है। जो हम लगातार एक सक्षम ऑपोजिशन के तरफ कांग्रेस से जवाब चाहेंगे, नहीं उठाया तो फिर अब सरकार में जो बुराई है उसका ठेका कौन लेगा? आप लेंगे कि ये लेंगे?
देखिए, जो सवाल पहला पूछा गया उसका मैं जवाब दूंगा कि गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में आम जनता के लिए, ज़रूरतमंद जनता के लिए क्या किया है। सबसे पहला हमने राजीव गांधी जीवन योजना लाए। आज राजीव गांधी जीवनदायी योजना के अंदर जिसके पास ऑरेंज राशन कार्ड है उसको 1.5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मुंबई के और महाराष्ट्र के कई 940 हॉस्पिटल में होता है। इंश्योरेंस की योजना की आप बात कर रहे हैं? नहीं, उसके अलावा हमने नहीं, उसके अलावा हमने ब्लड ऑन कॉल, मैं एक एक मुद्दे पे बात करूंगा। उसके बाद हमने ब्लड ऑन कॉल चालू किया, उसके बाद में हमने फ्री एम्बुलेंस सर्विस चालू की। हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर आज महाराष्ट्र के अंदर कई ग्रामीण इलाकों के अंदर कॉलेज और 2 नए IIT लाए गए हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज वहां पे लाए गए। उसके अलावा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हमने दिया है। राइट टू एजुकेशन ये कांग्रेस की देन है, बीजेपी की देन नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू नहीं हुआ है। राइट टू एजुकेशन लागू है, राइट टू एजुकेशन लागू है, राइट टू एजुकेशन लागू है। आज राइट टू एजुकेशन महाराष्ट्र और मुंबई में लागू है। आप ये गलत बात बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है राइट टू एजुकेशन का। मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ। पूछ लेते हैं, क्या आपको लगता है कि राइट टू? नहीं, स्कूल में अभी तक जो अनुदान आता है वो भी नहीं मिलता है। स्कूल में अनुदान जो आता है उसको वो भी नहीं मिल रहा है। स्कूल में अनुदान आता है वो भी नहीं मिल रहा है। आप पहले इस बात का जवाब दीजिए। आप दोनों पहले एक बात का जवाब दीजिए। सरकार के अच्छे काम का जवाब कौन देगा और बुरे काम का जवाब कौन देगा? क्योंकि अभी आप अलायंस में तो है नहीं। एज ए गवर्नमेंट कांग्रेस राष्ट्रवादी जो है वो अपने जो काम है वो जनता के सामने ला के रखी है। आज हम अलग है, कल तक हम सरकार में थे तो जो काम हुए हैं वो दोनों ने मिलकर किए। हम ऐसा नहीं कहते कि काम हमने किया है, राष्ट्रवादी ने किया है। और भ्रष्टाचार मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार निकालिए। 30,000 करोड़ का 30,000 करोड़ का 30,000 करोड़ का मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार। राजनीतिक माहौल इसी तरीके से गरमाता रहेगा। राज तिलक का कारवा भी इसी तरीके